नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू समराइज माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि अभी हमने देखा है, उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे, बाकी सभी प्रदेशों के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। चीज़ें अब बहुत साफ हैं और एक हाइंडसाइट में देखना ज़्यादा आपको बड़ी दृष्टि देता है, सिंहावलोकन जिसको कहा जाता है। तो आज यूपी के चुनाव नतीजे देखेंगे और ज़रा ढंग से देखेंगे और उनके निहितार्थ समझेंगे। तो ये फौरी टिप्पणी नहीं है। अब पहली टिप्पणी मैंने अगले ही दिन की थी या उसी दिन की थी शायद। उसके बाद 2-3 चैनल्स में भी रहा, पैनल्स में, डिस्कशंस में। और आज जो करूँगा, आज जो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले एक बड़े जो अर्थ हैं और उसके बाद पार्टी वाइज। तो पहला जो सबसे बड़ा अर्थ है कि विश्लेषक जो हैं, खासतौर पे लेफ्ट लिबरल, वो इन चुनाव के नतीजों को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे। वे बहुत दूर की किसी ज़मीन से बैठ के देख रहे हैं अपने अपने आइवरी टावर्स से, और उनको कुछ भी समझ में नहीं आया है कि ज़मीन पे क्या हुआ है। हम लोग जो ज़मीन भी देख रहे थे, अपने मित्रों से बात कर रहे थे, और वहाँ के जो नतीजे आए हैं, जिस तरह से आए हैं, तो सबसे पहली बात कि लोग कह रहे हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण की एक बड़ी भूमिका थी, पोलराइजेशन की। बिल्कुल पोलराइजेशन की भूमिका थी, लेकिन उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी बताई जा रही है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, संगीत सोम जैसे जो नेता हैं या सुरेश राणा जैसे जो नेता हैं, जो अपना चुनाव हारे हैं, और संगीत सोम तो 20,000 के आसपास वोट से हारे हैं। तो अगर ध्रुवीकरण का ही चुनाव होता तो ये लोग नहीं हारते, या फिर मुख्तार अंसारी के बेटे नहीं जीतते। ये पहली बात कि ध्रुवीकरण था, बिल्कुल था, लेकिन भाजपा ध्रुवीकरण को उस तरह से कैच नहीं करा पाई जिस तरह से उसने पहले के चुनाव में किया है। दूसरी बात, इस जीत में अब एक जो नया शब्द आया है, लाभार्थी। लाभार्थी कोई कैसे हो सकता है? अपने ही देश में हर आदमी टैक्स देता है। आप माचिस खरीदते हैं, उस पर भी टैक्स देते हैं। आप कुछ भी खरीदते हैं तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस तो देते ही हैं। उसमें जो एक लाभार्थी शब्द बना है, बेनिफिशरीज, उनकी भी कोई बड़ी भूमिका नहीं है। इस पे बातें चाहे जितनी कर ली जाएं, क्योंकि अगर हम बेनिफिशरीज की भूमिका माने तो क्या गाजीपुर में, जहां 7 की 7 सपा ले गई, या 8 की 8, जितनी भी टोटल, या जौनपुर जहां 5 में 3, पहले तो 7 की 7 बात करें, अंबेडकर नगर स्वीप किया है बीजेपी ने, समाजवादी पार्टी ने। गाजीपुर, अंबेडकर नगर स्वीप किया है, और भी कुछ कुछ जिले हैं जहां पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। जौनपुर में 5 में 3 जीतती है। बस्ती जो मेरा अपना जिला है, उसमें सपा 5 में से 4 जीत के आई है, और जो एक हार गई उस पर चूंकि राजकिशोर सिंह जी बड़े अच्छे और कायदे के कैंडिडेट थे, पुराने सपाई भी रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव जी के खास माने जाते रहे, और वो भी बहुत अच्छा लड़े और वोट बहुत बुरी तरह से बट गए। तो वो अपनी सीट, वो सीट भाजपा भी, वो सीट सपा भी हारी और बसपा भी हारी। अब ऐसे में या तो हम मान लें कि इन सारे जिलों में कोई लाभार्थी बचा ही नहीं था, सब कोविड में मर खप गए और कहीं नदियों में बह गए। नहीं तो ये लाभार्थी पूरे प्रदेश से बिल्कुल उलट वोट कैसे कर रहे हैं, ये आपको समझना चाहिए, ये आपको सोचने की कोशिश करनी चाहिए। और वहां से इस जीत को समझने का एक दूसरा नुक्ता मिलता है, जिस नुक्ते में भाजपा की पहली जो एक उसकी लंबी दौर से प्रक्रिया रही है, उसके भी आपको थोड़े सूत्र समझ में आएंगे, उसकी भी आपको थोड़ी राजनीति समझ में आएगी कि भाजपा का जो एक लंबे दौर से पूरे चुनाव का एजेंडा और कोशिश और मैकेनिक्स रही है, वो है तमाम ऐसे समूहों को जो उसके विरोधी हैं अप्रासंगिक बना देना, इरिलीवेंट बनाना, और इसके लिए वो किसी हद तक जाती है। अब बहुत सारे लोग बसपा को दोष दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे तब कहां थे जब बसपा की लिस्ट आ रही थी। बसपा की लिस्ट पहले दिन से साफ थी, और अगर तब भी किसी को ना पता हो, वो हरैया या हसीनाबाद में नहीं, होनोलुलु से चुनाव समझ रहा हो, तो भी बीच में जो जवाबी कव्वाली हुई थी अमित शाह और मायावती जी के बीच, कि अमित शाह ने कहा था कि बसपा की ज़मीन ख़त्म नहीं हुई है और बसपा को काफ़ी मुस्लिम वोट आएंगे, और बसपा ने टिकट इतने सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स को दिए थे, और वहीं दिए थे जहां मुस्लिम प्रत्याशी मजबूत थे, या सपा मजबूत थी, मोटा मोटा कह रहे। तो पहली जो राजनीति है भाजपा की, वो है अपने
धुर विरोधी जो वोट्स हैं या जो समूह हैं या जो प्रेशर ग्रुप्स, आप उनको जो भी कह लीजिए, उनको इर्रिलेवेंट बनाना। उन्होंने बीते 7-8 सालों में, 2014 से लेकर के 8 सालों में, उत्तर प्रदेश जैसे जो प्रदेश हैं जहाँ पे, या गुजरात जैसे प्रदेशों में वो बहुत साल से कर रही है, जहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी या तो कम है या तो कुछ सीटों पे लिमिटेड है, वहाँ पे उनको इर्रिलेवेंट बनाना बहुत सक्सेसफुली उन्होंने किया। और जहाँ वो नहीं कर पाए, वहाँ बसपा या AIM की मदद लेने की कोशिश की, और ये बहुत जगह हुआ। इस चुनाव में हमने एक और बात देखी है कि भाजपा ने ठीक वही काम जो अब तक वो अल्पसंख्यकों के साथ करती रही है, उसने OBC समाज का, जो यूपी में सबसे बड़ा तबका है यादव समाज, उसके साथ भी ठीक वही कोशिश की कि यादव वोट को इर्रिलेवेंट बनाओ। ये कोशिश पिछली बार में भी थी, नॉन जाटो दलित और नॉन यादव OBC जो भाजपा ने अपना आधार बनाया था, लेकिन इस बार वो उससे एक कदम आगे गए और उन्होंने पूरी कोशिश की कि यादव वोट्स को इर्रिलेवेंट बनाया जाए। और हमने देखा है कि जिस बेल्ट को यादव बेल्ट ही कहा जाता है, जो सपा का बेस्टियन रहा है, उस बेल्ट में ये स्ट्रैटेजी बहुत ढंग से काम आई है। मैनपुरी इटावा में 70% सीट्स बीजेपी जीत के ले गई है, आई थिंक 58-16 या समथिंग लाइक दैट। अगर वो बेल्ट समाजवादी पार्टी अपनी जन्मभूमि की बेल्ट बचा ले जाती, अपना वो सपोर्ट बचा ले जाती, तो इस चुनाव का नतीजे दूसरे होते। तो ये भाजपा की दूसरी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत काम की है, पोलराइजेशन फर्स्ट, और जो अपने से असहमत समूह हैं उनको इर्रिलेवेंट बनाओ, अप्रासंगिक बनाओ, और जो इन्होंने बहुत अच्छे और आसानी से किया है। तीसरी बात, लोग, जो सबसे बड़ी बात, मैं इस पे एक लंबा वीडियो करूंगा कि ये जो भाजपा का उभार है, ये कोई कांग्रेस की पराजय नहीं है, ये किन्हीं पार्टियों की पराजय नहीं है। लिबरल और लेफ्ट के जो बुद्धिजीवी हैं, जो ये बात देख ही नहीं पा रहे हैं कि दुनिया भर की टाइड है। फिलीपींस में कौन से मोदी थे, लेकिन दुतेर्ते ने वही राइट विंग पॉलिटिक्स की। कल साउथ कोरिया में जो प्रेसिडेंट जीत के आया है, वो खुद को साफ साफ एंटी फेमिनिस्ट बोलता है। ट्रंप को जीतते हुए हमने देखा है। तो पूरी दुनिया में कुछ कुछ टाइम्स होते हैं, कुछ कुछ लहरें होती हैं, कुछ कुछ वेव्स होती हैं। जब उन वेव्स में पूरी दुनिया राइट विंग शिफ्ट लेती है या लेफ्ट विंग शिफ्ट लेती है, और ये जो एक नुक्ता है कि जब दुनिया खास तौर पे आर्थिक क्राइसिस से गुजर रही होती है, तब बहुत बार जो फासीवादी किस्म के नेता और दल होते हैं, वो कोशिश करते हैं। विलियम राइट ने बड़े शानदार तरीके से अपनी किताब में लिखा है, मास साइकोलॉजी ऑफ फैसिज्म में, कि वो एक पटी बुर्जुआ फौज जो है, जो अभी भूख से नहीं मर रही है, जो स्टार्व नहीं कर रही है, जिसके पास अभी 2 वक्त की रोटी है लेकिन और कुछ है नहीं, और कुछ बचा नहीं। वेलफेयर स्टेट कुछ नेताओं की वजह से, कुछ गवर्नेंस की वजह से, और कुछ पूरे इकोनॉमिक जो कैपिटलिज्म के जो अपने कंट्राडिक्शंस हैं, उनकी वजह से वो कोलैप्स कर रहा है। और ऐसे में वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कैसे फ़ायदा उठाने की? कि तुम्हारी हर परेशानी का जिम्मेदार द अदर है। द अदर मतलब अन्य। अन्य कौन है? वो गढ़ते हैं। वो पहले अल्पसंख्यकों को गढ़ते हैं, भारत में भी किया, जर्मनी में भी किया, दुनिया में कहीं भी जो इस तरह के आंदोलन है राइट विंग, वो यही करता है। लेकिन वो उस पर रुकते नहीं हैं। वो बोलते हैं नौकरियां इसलिए नहीं हैं क्योंकि समाज का ये हिस्सा नौकरियां खा जा रहा है। तुम्हारा व्यापार इसलिए सफल नहीं हो रहा है क्योंकि समाज का ये हिस्सा सरकार से लाभ लेके वो जगह नहीं छोड़ रहे। भाजपा की राजनीति में मोदी जी लगातार कहते थे कि मेरे जिंदा रहते आरक्षण कहीं नहीं जाएगा, रेल नहीं बिकेगी, ये नहीं बिकेगा, वो नहीं बिकेगा। लेकिन जब आप सरकारी कंपनियां बेच देते हैं तो आप आरक्षण खत्म कर रहे होते हैं। तो एक अर्बन क्लास इन्होंने ऐसी पैदा की, पिटी बुर्जुआजी जिसको आप कह सकते हैं, जो मेरे जैसे ही उसमें उसका जो क्लास बेस है कि बहुत ज़मीन नहीं है, 10-12 बीघा है या 3-4 बीघा है, लेकिन जाति आपके साथ है, पहचान आपके साथ है। आप इलाहाबाद में, दिल्ली में, पटना में, बनारस में पढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरियां ख़त्म हो रही हैं और प्राइवेट कंपनीज में compete करने लायक आप अंग्रेजी की वजह से नहीं। और फिर आपको ये बता दिया कि देखो
पहले तो सारे जिम्मेदार माइनॉरिटीज हैं, फिर आपको ये बताया कि नौकरियों के जिम्मेदार आरक्षण वाले कोटा। और ये वो जगह हैं जहां पे इस तरह के समूह अपनी लड़ाई में आगे निकलते हैं, में बहुत जीतते हैं। आप कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। और ये सारे के सारे जो सेंटर्स होते हैं वो 99% अर्बन होते हैं। आप अर्बन सीट्स पे बीजेपी का परफॉर्मेंस देखिए। मैं इलाहाबाद में रहा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ वहाँ। इलाहाबाद नॉर्थ, अनुग्रह नारायण सिंह जैसे जमीनी नेता की सीट, इलाहाबाद साउथ, इलाहाबाद वेस्ट, इलाहाबाद की जितनी अर्बन सीट्स हैं वो भाजपा ने जीती हैं। इलाहाबाद को नोएडा से शुरू करते हैं। नोएडा की 90% अर्बन सीट्स इन्होंने जीती। गाजियाबाद डिट्टो, मेरठ, सपा के बेस्टियन के बावजूद, सपा आरएलडी बेस्टियन के बावजूद भाजपा 3 सीट निकाल के ले गई। कानपुर पूरा का पूरा जो अर्बन सेंटर, और जब मैं अर्बन सेंटर्स की बात कर रहा हूं तो मैं मेट्रो सेंटर्स की बात कर रहा हूं। मैं बस्ती जैसे जो मुफस्सिल शहर हैं, जो कस्बाई शहर हैं, गाजीपुर, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। अर्बन सेंटर्स मतलब मेट्रो सेंटर्स। यूपी के जो गिने चुने मेट्रो सेंटर्स हैं वो गाजियाबाद बिकॉज ऑफ दिल्ली, नोएडा, मेरठ बिकॉज ऑफ फैक्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्री और सबका गढ़ पुराना, पब्लिकेशन इंडस्ट्री, आगरा, कैंट है, व्यापार का, लेदर इंडस्ट्री का गढ़ रहा है, कानपुर, इंडिया का मैनचेस्टर बोलते थे हम लोगों को, इंडिया का ये कुछ बोलने की आदत बहुत पुरानी, लखनऊ बिकॉज ऑफ बीइंग द कैपिटल, और अभी जो कुकुरमुत्तों की तरह इंजीनियरिंग, मेडिकल, बीडीए, तमाम सारे जो कॉलेज खुले, और इलाहाबाद क्योंकि यूपी की एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी वो हमेशा से रहा। ये कम से कम 50 सीट्स हैं। आप इन 50 सीट्स पे बीजेपी का परफॉर्मेंस देखिए। इन 50 सीट में बीजेपी ने 40 से ज़्यादा जीती हैं, मेरे ख्याल से 45 जीती। पूजा शुक्ला काफ़ी देर तक लखनऊ में आगे थी, पर फिर वो भी हार गई। मेरठ छोड़ के, मेरठ की 2 सीटें छोड़ के मुझे नहीं याद आ रहा है कि कहीं कोई गैर भाजपाई जीता हो इन अर्बन सेंटर्स में। और 45 सीट्स का अगर प्लस माइनस होना पूरे चुनाव परिणाम को उल्टा कर देता है। अगर ये 45 सीट आप उनकी टैली से कम करिए, अभी मेरे ख्याल से 270 है, वो आएंगे 230, 142 में बढ़ाइए, वो जाएंगे 177। और अब वहां पे आप मैनपुरी, इटावा, जिसको कोट एंड कोट यादव बेल्ट बोलते हैं, आलू बेल्ट भी जो है, वहां के सपा के परफॉर्मेंस से जोड़िए। तो इन अर्बन सेंटर्स में इनका वोटर कौन है? हमने इलाहाबाद से पटना तक छात्रों को, रोजगार मात्र छात्रों को बर्बरता से पीटे जाते हुए देखा है। देन हु दीज पीपुल आर? ये लोग कौन है फिर, जो उसके बावजूद भाजपा का इस स्तर पर समर्थन कर रहे हैं? ये वही लोग हैं, विलियम राइट के पेटी बुर्जुआ, जिनका ब्रेन वॉश इस कदर हो चुका है कि उनकी सारी दिक्कतों के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, अन्य जिम्मेदार हैं, वो अदर, जिसको बड़ी मेहनत से गढ़ा है भाजपा ने। आज के लिए इतना ही। कल बात करते हैं कि कांग्रेस अप्रासंगिक हुई है या नहीं। सपा की बात भी करेंगे, बसपा की बात भी करते हैं। अगर वीडियोस अच्छे लगें और चाहें तो आप वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू ऑल अगेन। शुक्रिया, बाय बाय।